मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए। कहते हैं कि लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। जीत अगर निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वही कहलाते हैं कि हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद। आज हमारा टॉपिक है संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक। आज हम पढ़ेंगे कपड़ों के बारे में। हमें कपड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने कपड़े कैसे बनाए, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम कपड़ों का वस्त्र एवं पोशाक के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। प्रायः जो है सूती कपड़ा जो है वस्त्र निर्माण के दृष्टि से काफ़ी बढ़िया होता है, क्योंकि ये जाड़े के दिन में भी आरामदेह होते हैं और गर्मी के दिन में भी आरामदेह होते हैं। किंतु सूती कपड़ों के उपयोग में कुछ परेशानी भी होती है। सूती वस्त्र पहनने के दृष्टि से काफ़ी महंगा होता है। इसके तंतुओं में धूल कण आसानी से फंस जाते हैं। नतीजा ये होता है कि ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और इसे बार बार जो है धुलाई की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही जब सूती कपड़ा को पानी में भिगोते हैं तो ये बहुत जल्दी जो है सिकुड़ जाते हैं। इसलिए सूती कपड़ा धोने के बाद बगैर आयरन किए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही सूती कपड़ा को अगर अधिक दिनों तक गंदा छोड़ दिया जाए तो उस पर बहुत जल्द जो है फफूंदी लग जाते हैं और ये बहुत जल्द खराब होकर फट जाते हैं। इसलिए सूती कपड़ा आरामदेह तो है, लेकिन इसका उपयोग जो है काफ़ी महंगा होता है, ये काफ़ी खर्चीला होता है। ऊनी कपड़ों में जो है सिलवटें नहीं पड़ती है, लेकिन ऊनी कपड़ों में भी जो है कभी कभी फफूंदी लग जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कपड़ों के तंतु के बारे में, आखिर उन्हें किस रेशों से तैयार किए जाते हैं। कपड़ा तैयार करने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के रेशे का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो प्रकार के रेशे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्राकृतिक तंतु, इसे प्राकृतिक रेशा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे नेचुरल फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कृत्रिम तंतु, जिसे अंग्रेजी में सिंथेटिक फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। सब क्लियर हो गया? इस कृत्रिम तंतु को मानव निर्मित तंतु भी कहा जाता है। ये मानव निर्मित तंतु इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मनुष्यों ने इसको प्रयोगशाला में तैयार किया है। प्राकृतिक तंतु जो है प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। ये जंतुओं, पौधों इत्यादि से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे सूती कपड़ा। सूती कपड़ा, रेशमी, ऊनी, ये सब क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। मानव निर्मित तंतु जिन्हें प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है वे है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर इत्यादि। ये सब जो है मानव निर्मित तंतु होते हैं। इन्हें प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स के भी नाम से जाना जाता है। ओके, दिक्कत है कोई? नहीं। थोड़ा सा अब हम लोग पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। किसके बारे में? बहुलक के बारे में। बहुलक सामान्यतः एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक होते हैं। कुछ कार्बनिक रासायनिक यौगिकों में यह गुण होता है जिसके अणु विशेष परिस्थिति में आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को बहुलीकरण के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार बने हुए उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। बहुलक को अंग्रेजी भाषा में पॉलीमर कहा जाता है। इस प्रकार पॉलीमर
दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। एक है पौली और दूसरा है मर। पौली का अर्थ होता है अनेक, पौली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाई। मतलब साफ है अनेक इकाइयों से मिलकर बना हुआ। तो बहुलक क्या है? अनेक इकाइयों से मिलकर बना हुआ। ठीक है जी। इसके विस्तृत रूप को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ बहुलक के उदाहरण हैं, जैसे पॉलीथीन संश्लिष्ट रेश से, जिसमें आते हैं पॉलिस्टर, प्लास्टिक, प्राकृतिक तंतु, संश्लिष्ट रबर। ये सभी जो है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले बहुलक कहे जाते हैं। प्राकृतिक रूप से भी जो है बहुलक के उदाहरण है, जैसे कपास। कपास एक बहुलक है जिसे सेलुलोस कहा जाता है। सेलुलोस जो है ग्लूकोज इकाइयों के मिलने से बना हुआ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशम और कपड़े की कहानी। सबसे पहले चलते हैं प्राचीन काल में। प्राचीन काल में जब इस पृथ्वी पर आदि मानव रहते थे, तो आदि मानव कैसे रहते थे? नंगे रहते थे। नहीं, धीरे धीरे जो है वे गर्मी, जाड़ा, बरसात इत्यादि से बचने के लिए अपने शरीर को ढकना शुरू किए। और किस चीज से ढकते थे? जानवरों के खाल से। वे जानवरों का शिकार करते थे, उसके मांस को खा जाते थे और उसके खाल को क्या कर लेते थे? वस्त्र के रूप में ओढ़ लेते थे। इस प्रकार उन्हें जाड़े से सुरक्षा मिलती थी। सर्वप्रथम आदि मानव अपने मूलभूत आवश्यकता जैसे सामानों के परिवहन, जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना इत्यादि कार्य के लिए जो है नरम टहनियों को गूंथकर चमड़े की पट्टियों से रस्सियां बनाना शुरू कर दिए और उससे जो है अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। बाद में इसी से उन्होंने अपना वस्त्र बनाना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार जो है धीरे धीरे क्रमिक रूप से कपड़ों का विकास होना शुरू हो गया। आज जो है मानव वस्त्र निर्माण में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है। वस्त्र निर्माण की अलग अलग विधियों का खोज कर लिए हैं और बढ़िया से बढ़िया वस्त्र का निर्माण करके मनुष्य जो है पहनना शुरू कर दिए। ऊन का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया? इंग्लैंड में किया गया। नहीं, स्पेन में जो है मैरूनो ऊल दुनिया में सबसे ज्यादा जो है कीमती ऊन माना जाता है और ये उच्च कोटि का ऊन माना जाता है। अपने भारत में जम्मू कश्मीर में भेड़ के बाल से तैयार किया जाने वाला पश्मीना ऊल विश्वविख्यात है। यह भी जो है उच्च कोटि का ऊन माना जाता है। मध्यकालीन युग में भी राजा महाराजा और सामंतों के संरक्षण में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का बुनाई किया गया। उस समय मलमल के लिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है विश्व प्रसिद्ध था। पहले ढाका भारत का ही एक अंग था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ढाका जो है कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। बाद में वह बांग्लादेश बन गया। आज बांग्लादेश का ढाका मलमल के लिए पूरे दुनिया में क्या है? विख्यात है। उसी प्रकार चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर, कांजीवरम, तमिलनाडु रेशमी कपड़ों के लिए विश्व विख्यात है। सदियों से जो है हम सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सभ्यता के क्रमिक विकास के साथ साथ रसायन शास्त्रियों ने भी जो है प्रयोगशालाओं में नए नए रेशों का क्या किए? खोज किए। उन रेशों की सहायता से उन्होंने विभिन्न प्रकार के कपड़ों का भी आविष्कार किया। जो रेशा रसायन शास्त्रियों के द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया गया उसे संश्लेषित तंतु या सिंथेटिक तंतु या संश्लेषित रेशा के नाम से जाना जाता है।
प्रयोगशाला में निर्मित इन संश्लेषित तंतुओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के ऊन और रेशमी वस्त्रों के इस्तेमाल में भी किया जाने लगा है। चूंकि प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऊन और रेशम काफी महंगे होते हैं, इसलिए उनकी तुलना में ये प्रयोगशाला में बने हुए रेशे काफी क्या होते हैं, सस्ते होते हैं और हूबहू जो है प्राकृतिक ऊन और रेशम की भांति ही इनसे कपड़े तैयार किए जाते हैं। हम रेशम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेशम का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। चीन ने रेशम के कीड़े से रेशम के तंतु प्राप्त किए, लेकिन इस बात को चीन ने बहुत सालों तक गोपनीय रखा। बाद में उन्होंने दुनिया के सामने इसे क्या किया, प्रदर्शित किया। इस प्रकार रेशम का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में ही हुआ। आजकल जो है रेशम के स्थान पर बहुत सारे जो है कृत्रिम तंतुओं का आविष्कार हो गया है, जो हूबहू रेशम की भांति ही दिखाई देता है और पहनने में भी रेशम की भांति ही लगता है। ये मानव निर्मित तंतु है जिसमें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में। तो रेयॉन कैसे तैयार किए जाते हैं? इसे प्राप्त करने के लिए रुई, लकड़ी इत्यादि के गुदा को निकाल करके एक रासायनिक विलायक में घोल लिया जाता है। घोलने के बाद इससे क्या प्राप्त होता है? सेलुलोज प्राप्त होता है। सेलुलोज का सूत्र C6H10O5N होता है। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में मिला लिया जाता है। मिलाने के फलस्वरूप एक गाढ़ा द्रव बनता है। उस द्रव को विस्कोस कहा जाता है। अब इस गाढ़े द्रव से बलपूर्वक एक तंतु तैयार किया जाता है। उस तंतु को विस्कोस रेयॉन के नाम से जाना जाता है। चूंकि रेयॉन को प्राकृतिक वस्तुओं की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं और फिर इसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसलिए इसे अर्ध संश्लेषित तंतु के नाम से भी जाना जाता है। रेयॉन क्या है? अर्ध संश्लेषित तंतु है। काष्ठ लुगदी से प्राप्त सेलुलोज का उपचार दो विधियों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले विधि में कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया विलयन को काफी मात्रा में मिलाकर जो है क्यूपरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा विलयन प्राप्त कर लिया जाता है और इस क्यूपरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में सेलुलोज को क्या कर लेते हैं? घुला देते हैं। और सेलुलोज को घुला करके जो है इस विलयन को बलपूर्वक तंतु के रूप में जो है बना लिया जाता है और इसे जो है अम्ल कूट में प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्यूपरा अमोनियम रेयॉन के तंतु प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है जी। दूसरे विधि में क्या किया जाता है? सेलुलोज को एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा कुछ अन्य रसायनों के मिश्रण में घुला देते हैं और तंतु ग्रंथियों में प्रवाहित करने पर एसीटेट रेयॉन प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार जो है दो विधियों से प्रयोगशाला में रेयॉन को तैयार किया जाता है। रेयॉन जो है एक उष्मा दृढ़ प्लास्टिक होता है। यह रेशम से सस्ता होता है तथा इसे रेशम के तंतु के समान जो है तैयार करके जो है कपड़ा बना सकते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के रंगों से भी रंग सकते हैं और इसे विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि रेयॉन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? रेयॉन जो है रेशम के रेशे की तरह होते हैं। इसके इस्तेमाल से विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इसमें सूती तंतु मिला करके जो है बिस्तर के चादर तैयार किए जाते हैं और ऊनी रेशे मिला करके कालीन तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार जो है रेयॉन का काफी उपयोग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। नायलॉन जो है दूसरा मानव निर्मित रेशा है जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। नायलॉन का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किया गया। नायलॉन जो है बिना प्राकृतिक पदार्थ से बनाए जाते हैं। नहीं, इसमें जानवरों एवं पेड़ पौधे के रेशे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर कोयला, जल एवं वायु से इसको तैयार किया गया। नायलॉन को कैसे तैयार किया गया? प्रयोगशाला में कोयला, जल एवं वायु के द्वारा तैयार
किया गया। यह एक पूर्ण रूप से संश्लेषित तंतु है, इसे पूर्ण मानव निर्मित रेशा कहा जाता है। नायलॉन पॉलीएमाइड श्रृंखलाओं से बना हुआ एक बहुलक है जिसे पूर्ण रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। चूंकि सर्वप्रथम नायलॉन से बने हुए वस्त्रों को न्यूयॉर्क और लंदन में बेचा गया, इसलिए इसका नाम नायलॉन रख दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। नायलॉन के रेशे का उपयोग वस्त्र बनाने, मछली पकड़ने की जाली बनाने, बैडमिंटन या टेनिस का रैकेट की डोरी बनाने, रस्सी बनाने, टूथ ब्रश बनाने, पेंट का ब्रश बनाने, कंघी बनाने, पर्दा बनाने, मशीनों के पार्ट पुर्जे बनाने इत्यादि में किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन का इस्तेमाल पैराशूट की डोरी बनाने में भी किया जाता है। आप देखे होंगे हवाई जहाज या किसी ऊंचाई से लोग जो है पैराशूट लेकर कूद जाते हैं और पतले रस्सी होने के बावजूद भी वो नहीं टूटता है। वो कौन सी का बना होता है? नायलॉन का बना होता है। कहा जाता है कि नायलॉन का धागा इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होते हैं, वो जल्दी नहीं टूटते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिएस्टर के बारे में। किसके बारे में? पॉलिएस्टर के बारे में। पॉलिएस्टर भी जो है एक संश्लेषित तंतु है जो मानव निर्मित तंतु है। इन्हें प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। पॉलिएस्टर के तंतुओं को इंग्लैंड में टेरिलीन, अमेरिका में डेक्रॉन और भारत में टेरिन के नाम से जाना जाता है। पॉलिएस्टर तंतु से बने हुए वस्त्रों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ते हैं और इसे धोना भी जो है काफ़ी सुगम होता है। पॉलिएस्टर के कपड़े को धो दीजिए और उसे क्या कीजिए, फैला कर रख दीजिए, बहुत जल्द ही क्या हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं। पॉलिएस्टर के कपड़े जल्दी फटते भी नहीं हैं। लेकिन इससे क्या नुकसान है कि पॉलिएस्टर के कपड़े जो है पहनने में आरामदेह नहीं होते हैं। वो गर्मी के दिनों में गर्म लगते हैं और ठंडी के दिनों में ठंडा हो जाते हैं, इसलिए वो पहनना इसे आरामदेह नहीं होता है। साथ ही अगर पॉलिएस्टर में आग लग गया तो वो बॉडी के साथ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और पिघलना शुरू कर देते हैं और जल्दी आग बुझता भी नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्रिलिक के बारे में। तो एक्रिलिक भी जो है एक बहुलक है और इसके रेशे से भी जो है कपड़े तैयार किए जाते हैं। एक्रिलिक रेशे का उपयोग जो है आजकल ऊन के स्थान पर किया जाने लगा है। चूंकि ऊनी वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए ऊन की तरह ही इससे कपड़े तैयार करके जैसे स्वेटर, शाल, कंबल इत्यादि एक्रिलिक से तैयार करके जो है बाजार में सस्ते दामों में बेचा जाता है। इस प्रकार एक्रिलिक आजकल ऊन का जगह ले लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेशे की पहचान कैसे करेंगे। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि प्राकृतिक रेशा और मानव निर्मित रेशा में अंतर करना टेढ़ी खीर हो गया है। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये सूती है, ये एक्रिलिक है, ये नायलॉन है, ये रेयॉन है? हम कैसे पहचान करेंगे? हम कैसे पहचान करेंगे कि ये सूती रेशा है? तो इसे पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सूती रेशा ले करके जो है उसे जलाएंगे और जलाने के बाद देखेंगे कि यदि वह पीले लौ के साथ जल रहा हो और कागज के जलने जैसी गंध आ रही हो, साथ में वो भूरे कलर का राख अगर बच गया हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा रेशा है, सूती रेशा है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये लिनन का रेशा है? तो लिनन का रेशा भी जो है सूती वस्त्र की भांति ही जलता है, लेकिन इससे जला हुआ जो राख बचता है वो राख सूती के वस्त्र से थोड़ा सा क्या होता है, हल्का होता है। अब हम लोग रेशमी कपड़ा को कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, रेशमी कपड़ा को थोड़ा सा काट करके उसे हम क्या करेंगे, जलाएंगे और जलाने के बाद में यदि उसका गंध पक्षी के पंख जैसा है या बाल के जलने जैसा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, रेशमी तंतु से बना हुआ कपड़ा है। अब सबको समझ में आ गया? अब है ऊनी कपड़ा को हम कैसे पहचानेंगे। जब ऊनी कपड़ा को जलाते हैं
तो रेशमी कपड़ा जैसा ही इससे पक्षियों के पंख जैसा गंध आएगा या बाल के जलने जैसा गंध आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये ऊनी कपड़ा है। कोई दिक्कत है जी? नहीं। अगला है रेयॉन। रेयॉन में बहुत जल्द ही आग पकड़ लेता है और वह पिघल पिघल कर जो है गिरना शुरू कर देता है। इस प्रकार हम समझेंगे कि ये कौन सा कपड़ा है? रेयॉन है। और अब हम लोग समझेंगे नायलॉन के बारे में। तो नायलॉन भी जो है रेयॉन के भांति पिघल कर जलता है। नायलॉन भी जब जलता है तो कैसे होता है? पिघलना शुरू कर देता है। इस प्रकार जो है हम विभिन्न प्रकार के रेशों की पहचान कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक भी जो है एक मानव निर्मित पदार्थ है। चूंकि ये पिघले हुए अवस्था में विभिन्न प्रकार के आकार में बदल सकते हैं, यानी इसे हम सुगमता पूर्वक अपने इच्छित आकार में बदल सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्तु बनाने में किया जाता है। आजकल हमारे दैनिक जीवन में हम अधिकांश वस्तु प्लास्टिक से बने हुए ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे खिलौने किस चीज़ के बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। चाय के कप प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लेट प्लास्टिक के बने होते हैं। कुर्सी प्लास्टिक के बने होते हैं। टेबल प्लास्टिक के बने होते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें जो है प्लास्टिक से निर्मित है। यहाँ तक कि कार और मोटरसाइकिल, हवाई जहाज तक भी प्लास्टिक से ही बनाए जाने लगे हैं। यानी प्लास्टिक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इस प्रकार आपने इतिहास में पढ़ा होगा पत्थर युग, धातु युग, इस्पात युग। तो अब वर्तमान समय को प्लास्टिक युग कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। प्लास्टिक जो है दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उष्मा सुघट्य प्लास्टिक, जिसे अंग्रेजी में थर्मोप्लास्टिक्स के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है उष्मा दृढ़ प्लास्टिक, जिसे थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उष्मा सुघट्य प्लास्टिक किसे कहते हैं, मतलब थर्मोप्लास्टिक्स किसे कहते हैं। वैसा प्लास्टिक जो गर्म किए जाने पर मुलायम हो जाए और ठंडा किए जाने पर पुनः कठोर हो जाए, तो उस प्लास्टिक को उष्मा सुघट्य प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का गुण इसमें हमेशा जो है क्या रहता है? विद्यमान रहता है। जब भी उसको गर्म करेंगे तो वो मुलायम हो जाएगा और जब भी उसको ठंडा करेंगे तो वो कठोर हो जाएगा। इसे उष्मा सुघट्य प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीथीन और पीवीसी उष्मा सुघट्य प्लास्टिक के उदाहरण है। पॉलीथीन को भी जब आप गर्म करेंगे तो वो मुलायम हो जाएगा और ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएगा। चाहे पीवीसी को पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। आप देखे होंगे जब आपके घरों में प्लम्बर का काम होता है तो उस समय पाइप आते हैं ना नल लगाने के लिए, तो वो पाइप जो है पीवीसी होते हैं, उस पर लिखा हुआ रहता है पीवीसी पाइप, यानी उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसको भी जब आप गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा, और जब उसे ठंडा करेंगे तो वो कठोर हो जाएगा। तो वो कौन से प्लास्टिक का उदाहरण है? उष्मा सुघट्य प्लास्टिक का उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे उष्मा दृढ़ प्लास्टिक के बारे में। तो वैसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होते हैं और एक बार उसे जिस आकार में ढाल लिया जाता है फिर दोबारा उस आकार में उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उस प्लास्टिक को उष्मा दृढ़ प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। उष्मा दृढ़ प्लास्टिक का उपयोग स्विच बनाने में किया जाता है। स्विच देखे हैं आप, आपके घरों में बिजली का स्विच होगा, वो स्विच जो है किस प्लास्टिक का बना होता है? उष्मा दृढ़ प्लास्टिक का बना हुआ होता है। चाहे आप प्लग देखते होंगे, प्लग भी जो है उष्मा दृढ़ प्लास्टिक का ही उदाहरण है। ये विद्युत के क्या होते हैं? पूर्ण रूप से कुचालक होते हैं, इसलिए इसे विद्युत सामग्रियां तैयार किए जाते हैं, बिजली के समान इससे तैयार किए जाते हैं। अभी आपने पढ़ा प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के, सबसे पहला है उष्मा सुघट्य प्लास्टिक जिसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है, और दूसरा है उष्मा दृढ़ प्लास्टिक जिसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिक के उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आजकल प्लास्टिक जो है हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण करने के लिए दूध, अचार, शुष्क खाद्य पदार्थ इत्यादि के भंडारण के लिए हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए कि प्लास्टिक जो है एक तो हल्का होता है, साथ ही ये क्या होते हैं, काफी मजबूत भी होते हैं, और हल्का और मजबूत होने के कारण ही आजकल प्लास्टिक का उपयोग कार बनाने में भी किया जाता है। इससे वायुयान और रॉकेट तक, साथ ही अंतरिक्ष यान भी बनाए जाने लगे हैं। इस प्रकार प्लास्टिक जो है एक बहुउपयोगी चीज बन गया है। प्लास्टिक जो है अक्रियाशील होते हैं। आप लोहा को लीजिए तो लोहा को अगर कुछ दिनों तक बाहर रख दीजिएगा तो नमी और जलवाष्प के कारण उस पर जंग लग जाते हैं और वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक को आप कहीं भी फेंक दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। प्लास्टिक जो है सैकड़ों साल तक भी खराब नहीं होते हैं। इसलिए आजकल प्लास्टिक का उपयोग जो है बहुत अधिक मात्रा में किया जाने लगा है। प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के रसायनों को रखने के लिए भी जो है प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक जो है पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है, क्योंकि प्लास्टिक एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या है। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो प्राकृतिक अपघट को सूक्ष्मजीवों इत्यादि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ वैसे पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक अपघट को सूक्ष्मजीवों इत्यादि के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। प्लास्टिक भी जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, क्योंकि ये किसी भी सूक्ष्मजीव या प्राकृतिक अपघटकों के द्वारा जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। प्लास्टिक को अगर खेत में फेंक देते हैं तो सैकड़ों सालों तक वो सड़ता नहीं है, और जिस जगह पे उसको फेंकेंगे वहाँ जो है भूमि प्रदूषित हो जाती है, वहाँ फसल नहीं उगते हैं। साथ ही अगर हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो प्लास्टिक के जलने से विषैले गैस बनते हैं, उससे जो है वायुमंडल क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं। इस प्रकार प्लास्टिक जो है हमारे लिए क्या होते हैं, काफी हानिकारक होते हैं। आजकल वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि पॉलीथीन या प्लास्टिक से बने हुए बर्तन में खाना खाने से कैंसर जैसे घातक बीमारी भी उत्पन्न होने लगे हैं। इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम प्लास्टिक का बहुत ही कम इस्तेमाल करें। बाजार से जो है हम कोई भी वस्तु प्लास्टिक की थैलियों में लेकर न आए, बल्कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से बने हुए थैली का इस्तेमाल करें, जिसमें कागज से बने हुए थैले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कपड़े से बने हुए थैले का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो है भारत को प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की दिशा में भारत सरकार कार्य करना शुरू कर दी है, ताकि प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से हम बच सके।